तो आज की अपनी क्लास होगी कि जजों को किस तरह से उनके पद से हटाया जा सकता है। ओके, तो सिंपल सी चीज़ है कि सबसे पहले जब भी कभी किसी को हटाने की बात आती है तो हटाने के लिए कुछ ग्राउंड होना चाहिए, यानी कुछ आधार होना चाहिए। क्यों हटा देंगे भाई किसी को? ओके, तो जजों को हटाने का जो ग्राउंड होता है, यानी किस आधार पर उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है, तो उसमें दो ग्राउंड लिए जाते हैं। एक होता है साबित कदाचार। साबित कदाचार का मतलब होता है कि उन कोई मिसबिहेवियर, यानी कोई उनका मिसकंडक्ट प्रूफ हो चुका हो। ओके, और दूसरी चीज होती है कि शारीरिक और मानसिक अक्षमता, यानी फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटी। फिजिकली और मेंटली वो डिसेबल हो गए हो, यानी अपना काम करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अब सक्षम नहीं हो, कुछ किसी भी वजह से, कुछ भी कारण हो सकता है। ओके, तो फिर उनको हटाने का प्रस्ताव आता है। जो हटाने का प्रस्ताव होता है वैसे नॉर्मली कहते हैं महाभियोग के द्वारा उन्हें उनके पद से हटाया जाएगा, लेकिन महाभियोग सब प्रयोग नहीं किया जाता है। वैसे नॉर्मली आप यूज कर सकते हो इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट या महाभियोग जो है वो सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। हटाने का प्रोसीजर क्या होता है कि महाभियोग जैसी ही प्रक्रिया होती है, यानी संसद के थ्रू उन्हें, यानी किसी अधिकारी के जरिए उन्हें उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। संसद ही न्यायाधीशों को उनके पद से हटा सकती है। तो हटाने का जो रिजोल्यूशन है, हटाने का जो संकल्प प्रस्ताव है, वो पहली बात तो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। कि द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल टू द जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों का प्रोसीजर सेम है। नंबर एक, हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। द रिजोल्यूशन में बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब एक बात होती है कि अगर किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो एक जो सबसे बड़ी चीज होती है कि कभी भी कोई भी इस तरह का प्रपोजल ला सकता है, और ला करके इस तरह का प्रपोजल ला करके, इस तरह का प्रस्ताव ला करके संसद का कीमती समय नुकसान कर सकता है ना। एक प्रेशर तो बना ही सकते हैं कि नहीं? तो इतना आसान है नहीं। ये प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी कि या तो राज्यसभा में या लोकसभा में किसी भी सदन में लाया जा सकता है। राज्यसभा के केस में एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य, और लोकसभा के केस में एटलीस्ट 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इट मस्ट बी सपोर्टेड। इज इट ओके? अब चलिए 50 और 100 सदस्य मिल भी गए अगर रिजोल्यूशन लाने के लिए, तो नेक्स्ट क्या होता है कि वो रिजोल्यूशन पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास जाएगा। मतलब लोकसभा का जो स्पीकर होगा या राज्यसभा का जो सभापति होगा, वो प्रपोजल या वो रिजोल्यूशन उसके पास जाएगा कि हम ऐसा प्रस्ताव लाना चाहते हैं। ठीक, अब फिर सेकेंड उस पर डिपेंड करता है ना कि वो इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करे, मतलब डिस्कशन के लिए एक्सेप्ट करे या ना करे। अगर वो इसे डिस्कशन के लिए एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उसे लगता है कि हाँ जायज ग्राउंड है, एक्सेप्ट किया जा सकता है, तो ही विल बी कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी। तो वो एक समिति बनाएगा, लिख लीजिए, विच कंसिस्ट, जिसमें अ सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें एक सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, ओके, ही मे बी सीजेआई, वो सीजेआई भी हो सकता है, कॉमा, अ चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी भी उच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, एंड अ वेल नोन जूरिस्ट, एक
विधि विशेषज्ञ शामिल होता है। द कमेटी मेक इंक्वायरी इनटू द केस, समिति मामले की जांच करती है, ओके, एंड सबमिट हर रिकमेंडेशन टू द हाउस, और सदन को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करती है। मेंबर्स ऑफ हाउस डिस्कस ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कमिटी, यानी सदन के सदस्य इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर बहस करते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद द रिजोल्यूशन must be passed by the special majority। इसके बाद विशेष बहुमत से यह प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित कर दिया जाता है। दोनों सदनों से यह प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। ओके, ठीक है। तो दोनों सदनों से प्रपोजल, ये रिजोल्यूशन अगर पास कर दिया था स्पेशल मेजॉरिटी से, यहां ध्यान रखना होगा आपको, यहां स्पेशल मेजॉरिटी मतलब वही है जैसा मैं आपको बार बार बता चुका हूं, क्या कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग और मोर देन हाफ ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, यानी सदन की जो कुल सदस्य संख्या है, चाहे लोकसभा में रिजोल्यूशन आता है तो लोकसभा का लिया जाएगा सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, और राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ लोकसभा के केस में देखते हैं, लोकसभा के केस में देयर आर 543 मेंबर्स, ठीक। तो 543 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये अप्रोक्सीमेट मेरे ख्याल से लगभग 273 होगा, 273 होगा। मीन्स एटलीस्ट 273 से तो रिजोल्यूशन पास होना ही चाहिए, बिकॉज दिस इज द कांस्टेंट फैक्टर। ये नहीं बदलता है कि टोटल मेंबरशिप 543 फिक्स रहेगी हमेशा। तो एटलीस्ट 273 वोट से रिजोल्यूशन अप्रूव होना चाहिए। अब इसके बाद 273 पे भी पास हो जाएगा, रिजोल्यूशन पारित हो जाएगा या नहीं होगा, इट विल डिपेंड कि प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स कितने हैं, क्योंकि यहां इन दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3। हम एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। कैसे, सपोज कर लीजिए कि प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स है 450, यानी जिस दिन हम ये रिजोल्यूशन ला रहे हैं उस दिन 450 मेंबर्स, 450 डिवाइडेड बाई इंटू 2/3, इसका मतलब हो गया 150 इंटू 2 इक्वल टू 300। अगर सपोज कर लीजिए कि लोकसभा में रिजोल्यूशन आया और 450 मेंबर्स उस दिन वहां लोकसभा में हैं, तो एटलीस्ट 300 मेंबर्स जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे रिजोल्यूशन को, तब तक वो पास नहीं होगा। एक हाउस से पास होने के बाद फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरे हाउस में भी वही प्रोसीजर, उसी तरीके से डिस्कशन होगा, और डिस्कशन के बाद वहां से भी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। आफ्टर दैट द रिजोल्यूशन विल सेंड बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस पर अपना सिग्नेचर दे देता है, यानी उस पर अपना साइन कर देता है, तो ये उसी समय मान लिया जाएगा उस सदस्य यानी जज अपने पद से रिमूव हो गया। ये है। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये जजों को हटाने का प्रोसीजर
कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ डिस्कस किया गया है, यानी किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो आप बोलेंगे आर्टिकल में डिस्कस नहीं किया गया, हमारा संविधान तो सिर्फ इतना कहता है क्या, कि जजों को हटाने की प्रक्रिया यानी न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया संसद तय करेगी। ओके, जजों को हटाने का जो प्रोसीजर है वो संसद तय करेगी। तो संसद ने एक एक्ट बनाया, इस एक्ट का नाम लिख लीजिए, द जजेस इंक्वायरी एक्ट, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ओके, तो जजों को हटाने की प्रक्रिया 1968 का जजेस इंक्वायरी एक्ट है, यानी न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। आप अच्छी तरह से जानते हैं 1968 श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा ये प्रोसीजर डिसाइड किया गया। ओके, तो एक बार अगर हम इस प्रोसीजर को यहाँ डायग्राम के थ्रू समझ लें, तो रिमूवल मोशन साइन बाय 100 मेंबर्स इन केस ऑफ लोकसभा या 50 मेंबर्स इन केस ऑफ राज्यसभा विल बी सबमिटेड टू द स्पीकर ऑब्लिक चेयरमैन। ओके, जैसा भी केस हो, इफ स्पीकर ऑब्लिक चेयरमैन accept it, 3 members committee will be constituted। 3 members committee आप जान गए, 3 members committee में एक जज ऑफ सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एक चीफ जस्टिस ऑफ एनी ऑफ 25 हाई कोर्ट्स, जो हमारे 25 हाई कोर्ट्स हैं, उन 25 हाई कोर्ट्स में से किसी एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक वेल नोन जूरिस्ट, कोई विधि का विशेषज्ञ या विधि का ज्ञाता। द कमेटी इन्वेस्टिगेट द मैटर, जो भी आरोप लगाए गए ये कमेटी उसकी जांच करेगी। इफ कमेटी फाइंड हिम गिल्टी ऑफ इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट। अब यहां से इम्पीचमेंट प्रोसेस का स्टार्ट हो जाएगा। मोशन मस्ट बी पास्ड बाय द बोथ हाउसेज विद स्पेशल मेजॉरिटी, और इसके बाद द पास्ट मोशन सेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट साइन ऑन इट एंड द जजेस इज रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट। तो ये प्रोसीजर है जजों को उनके पद से हटाने का।